किया है उन पे कभी मराठी का सवाल ये उठाते नहीं है। तो इनकी दोगली बातें हैं भाई साहब, दोगली बातें हैं बहनों। तो मेरी गुजारिश है कि जो कांग्रेस बात कर रहा है, जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो SC ST मुसलमानों को ये गुलाम बनाएंगे, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल करना चाहता हूं, क्या 55 साल आपके साथ संविधान था, तो क्या आपने अनुसूचित जाति के लोगों को मालक बनाया? क्या आपने मुसलमानों को मालक बनाया? आपकी हमारी आजादी, हमारी आबादी। तो भाई और बहनों, आने वाले 20 तारीख को आपको गैस सिलेंडर को याद रखना है, हमारे शख्सियत को याद रखना है। बाबा साहब ने जो नुमाइंदगी आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी ने कि आज हम उस लायक अफजल भाई आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अफजल भाई आगे बढ़ो। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय सो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय सो। मैं बहुत कम टाइम में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि हमने मंच पे बैठे हुए सभी की बात सुनी और हमारे स्पेशल डिग्निटरी जनाब प्रकाश आंबेडकर जी को हम सुनने आए हैं। ये आवाम उनको सुनना चाहती है। मैं बस कुछ लफ्जों में अपनी बातों को पूरा करूंगा। मैं आप लोगों में से एक बच्चा हूं और उसके लिए मौका मुझे आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी ने दिया। आज मुझे उस लायक समझा जब मुझे साहब का सुबह सुबह फोन आया आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी का कि दाऊदानी आपको यहां से लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है। तो मैं कुछ सेकंड के लिए एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने कहा साहब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझ पे दे रहे हो। उस वक्त साहब का एक स्टेटमेंट मेरे दिल में पूरी तरह से उतर गया। उन्होंने मुझसे फौरन पूछा कि क्या मुसलमानों के लिए कुछ चाहते नहीं हो क्या? मैंने फौरन रिप्लाई किया, साहब मेरी कौम के लिए, मुसलमान कौम के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तो उन्होंने फौरन मुझसे कहा कि आप साउथ मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी से तैयारी करो और जाके फॉर्म भरो और यहां से आपको इलेक्शन लड़ना है। और साहब ने मुझे यहां का कैलकुलेशन बताया, जो हमारे दलित समाज के वोट, OBC के वोट और माइनॉरिटीज के वोट, जिसमें सबसे बड़ा तबका मुसलमानों का है, अगर ये दो वोट एक साथ हो जाते हैं तो हमें साउथ मुंबई की टिकट जिताने से कोई नहीं रोक सकता है। ये उनका कैलकुलेशन था। और आज मेरे मुसलमान भाई ये भूल गए कि बाबरी मस्जिद किसने शहीद की थी? वही रजत शर्मा ने आपकी अदालत में इनके बड़े नेता से सवाल किया था। शायद वो प्रोग्राम अगर आप किसी के ज़हन में है तो आपको वो याद आ रहा होगा। रजत शर्मा ने उनसे एक सवाल किया था कि आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तो उनका जवाब क्या था? शायद आप किसी में से लोगों को याद होगा। उनका जवाब ये था भाइयों, उनका जवाब ये था मेरी बहनों, कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। हमारे लोगों पे हमको फख्र है कि हमने उस बाबरी मस्जिद को गिराया। तो आप लोग चाहते हो आने वाले वक्तों में और हमारी मस्जिद और मदरसे गिरे? क्या आप ये चाहते हो? आप लोग जवाब दीजिए, क्या आप ये चाहते हो?
तो ये लोग जब इनको वोट लेना रहता है तो ये मुसलमान को इतना प्यार से बिहेव करते हैं, इतना प्यार से ट्रीट करते हैं कि मुसलमान हमको वोट दे दे। जब मुसलमान वोट दे देता है तो ये अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं। एक बार भी हमारी गली में आया, ऐसे इंसान को हमने वोट दिया, ऐसे शख्स को हमने वोट दिया कि जो मुसलमानों को, ना उनकी गली को, ना उनके मोहल्ले को, ना उनकी मस्जिदों को, ना उनके मदरसों को कभी पूछने आया कि आपको क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है। बल्कि ये लोग वोट लेने के बाद आज उनके साथ कुछ दलालों घूम रहे हैं जो मुझ पे आरोप लगाते हैं कि मैं मुसलमान के वोट खा के इंडिया अलायंस को हराना चाहता हूं। ये उनके साथ जो दलाल घूमते हैं, ये वो दलालों का स्टेटमेंट है। तो मैं वो दलालों से कहता हूं कि अगर आपका ज़मीर मर गया है तो आप उस बाबरी मस्जिद के लोगों को साथ दो जिसने खुले मंच पे आके कहा कि बाबरी। मुसलमान तबका इतना बेवकूफ नहीं है। ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि मुसलमान 20 तारीख को उतरकर 4 नंबर पर वोट डाल के जो गैस सिलेंडर है उसको पूरी तरह से जिताएगा। ये मुसलमान अपना ज़मीर देख लेना, जब बटन दबाओगे तो कि अगर तुम कोई और गलत बटन दबाए तो हमारी मस्जिद और मदरसे और खराब हो गए और शहीद हो गए आने वाले वक्तों में। ये शख्स जो हमारे बीच में बैठे हैं, आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी, जिन्होंने नुपुर शर्मा के मैटर पे फिलिस्तीनियों पे, जब फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा था तो ये शख्स थे जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम आजाद मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे, आपको जो करना है कर लो, हमें अरेस्ट कर लो, पर हम जुल्म होने नहीं देंगे। ये वो शख्स है। तो लोग बस इस बात को याद रखना कि मुसलमान का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, सबसे पहले इनके घर से, इनके घरानों से आवाज उठती है। तो मेरे भाई, मेरे पास वक्त बहुत कम है, हम आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी को सुनना चाहते हैं और इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करते हुए आपसे गुजारिश करता हूं, आने वाले 20 तारीख को आपको गैस सिलेंडर का बटन दबाना है। सीरियल नंबर 4 है, अफजल लौधानी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हमारे आपके हर दिल अजीज प्रत्याशी बहुजन अघाड़ी, जिनका चुनाव निशान गैस सिलेंडर है, आज जब गैस सिलेंडर की बात आती है तो लोगों के आंखों से आंसू निकल आते हैं, फौरन अपने पर्स पे हाथ चला जाता है कि आज गैस सिलेंडर हमें रुला रहा है। अगर आप अफजल भाई को जिता के लाते हो तो इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि गैस सिलेंडर की कीमतें कम हो जाएंगी। अब मैं उस शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं, शख्स को नहीं, शख्सियत को आवाज देना जा रहा हूं। शख्स के कुछ लोग चाहने वाले होते हैं, लेकिन शख्सियत एक शख्सियत होती है कि न खौफे बर्क न खौफे शरर लगे है मुझे। ये 4 मिसरे आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब की नज़र करता हूं कि न खौफे बर्क न खौफे शरर लगे है मुझे, बस अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे। और प्रकाश आंबेडकर साहब कहते हैं कि मैं एक फूल हूं, किस किस के होंठ तक पहुंचूं, गजब की प्यास लिए हर बशर लगे है मुझे। हर शख्स चाहता है कि प्रकाश साहब हमें मिल जाए, प्रकाश साहब हमें मिल जाए, लेकिन जो सीधा होगा, जो जालिम होगा, जो जालिम नहीं होगा, जो मजलूम होगा, जो मजलूम का चाहने वाला होगा, उसी से प्रकाश साहब से मुलाकात हो सकती है, ख्याल मिल सकते हैं। हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है,
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दुनिया का सबसे ताकतवर जमहूरी आइन दिया है, जिसके तहत सभी जात धर्म को अपने मजहबी रसूमात अकीदे पर आजादाना तौर पर अमल करने का इजाजत मिला है। वहीं आजादी के बाद कुछ समाज लोगों ने अपनी रहनुमाओं को शान में गुस्ताखी का जदीद हरबा अपना लिया है, जिसकी कानूनी रोकथाम के लिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के मुसलमानों को टिकट देकर बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय वंचित बहुजन आघाडीचा मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अफजल दाऊदानी के उसको देख प्रचार सभा में देखने आया हो क्या? मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मुस्लिम समाज की ओर से हमेशा शिकायतें ही चलती रहती। फिलहाल शिकायत ये है कि हमको कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया, 21 राज्यों में नहीं दिया करके बता रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट है उसके बारे में हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार थे। सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में यहाँ की जो राजनीति है वो एक अलग किस्म की राजनीति रही, और वो अलग किस्म की राजनीति ये रही कि यहाँ की धार्मिक राजनीति की शुरुआत हुई, और जो गैर धर्म के लोग हैं उनके साथ में ऐसे बर्ताव होने लगा कि लोग अपने आप में ही डरने लगे। जैसे किसानों का एक बनाया नहीं है इसलिए हम लोग धरना पे आए। पंजाब के काले झंडे दिखाने के बाद वहां से ये हुआ कि जो आंदोलन कर रहे थे उनको कि पंजाब से जो है वो भारतीय जनता पक्ष को जो है एक भी सीट नहीं मिली, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि दुनिया भर की बातें चलती रही। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछले 5 सालों में किस इशू पे अपना आंदोलन किया उसकी भी चर्चा चलती रहेगी, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उस पार्लियामेंट में आप एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखना चाहते हो या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक हद होती है कि जहां तक लोग सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसी समाज का या उसी धार्मिक समुदाय का एक व्यक्ति होना चाहिए कि जो अपनी बात पार्लियामेंट में कहे। मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जो राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को कैंडिडेट नहीं देते हैं उसकी वजह एक है कि बातचीत तो हमारी चलती रहती है, उसमें झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन हम लोग उनसे पूछते तो वो यही कहते हैं कि अगर मुसलमान कैंडिडेट दो तो मुस्लिम उसको वोट नहीं देता है, और अगर मुस्लिम उसको वोट नहीं देता है तो फिर ये होता है कि पार्टी का दूसरा जो नॉन मुस्लिम वोटर है वो पूछता है कि फिर हम क्यों वोट दें, हम हमारा वोट क्यों जाहिर करें। तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज ने पहला ये सीखना चाहिए कि अगर समाज का कैंडिडेट है, धर्म का कैंडिडेट है, चाहे वो जीते या हारे, उसकी हम लोग ने फिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको वोट देना चाहिए, ऐसी एक परिस्थिति है। एक चर्चा ऐसी चली है कि अगर हम लोग अफजल दाऊदानी को वोट देंगे तो शायद बीजेपी जीत के आएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की कितनी सीटें? 544 सीटें हैं, और इन 544 सीटों में से 4 सीटें जो है कि जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट और एक बुद्धिस्ट कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ऐसी एक परिस्थिति है। क्या इन 4 सीटों को अपन अलग नहीं निकाल सकते? बीजेपी को हराने के लिए
540 सीटें हैं, उस पर हम लोग हरा सकते हैं। लेकिन जो ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज की रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में ना हो, वो जो बातें रखते हैं उसी बात को हम लोग दोहराते रहते हैं और उसी बात पर हम लोग विश्वास रखते हैं। हम लोग अपनी बात पर कभी सोचते नहीं। और जिस दिन मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज अपनी बातों पर सोचना शुरुआत करेगा, तो इस राजनीति में एक काफी बड़ा बदलाव आएगा। ऐसी एक परिस्थिति 1990 या उसके पहले राजीव गांधी का वक्त था, उन्होंने भी 400 सीटें जीती थी। वीपी सिंह जो है बोफोर्स के मामले से वहां से निकाले गए। बोफोर्स के मामले का एक आंदोलन शुरुआत हुआ, एक नई राजनीतिक पहल वहां से शुरुआत हुई। और यह पहल मैं उस वक्त कहता था, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ में थे, तो उस वक्त के हम लोग मुसलमानों को ये कहते हैं, अधिकांश उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान जो थे उनसे हम लोग ये कहते हैं कि आपको इस राजनीति में एक नया मोड़ ला सकते हो। दोनों का कैसे मोड़ ला सकते हो? मैंने कहा आप कभी अपनी राजनीति की ओर देखते नहीं हो। आप किस ढंग की राजनीति करते हो उसको आप देखते नहीं हो। आपकी राजनीति जो है वो सवर्ण वर्ग के साथ की राजनीति है, उनको आप सहयोग देते हो, और सवर्ण जो है वो सत्ता पर बैठता है। सवर्ण सत्ता पर बैठने के बाद यहाँ जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है, उस पर अन्याय अत्याचार करता है। और ये ओबीसी जो है ये सोचता है कि मुसलमान इसको सत्ता दे रहा है, इसको मुसलमानों को मैं जरा सबक सिखा। और वहीं से हिंदू मुसलमानों की जो है दंगे का इतिहास हम लोग को दिखाई देता है। हमने उस वक्त बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से ये कहा कि आप एक मौका दो, आप वीपी सिंह के साथ चले जाइए, ओबीसी की राजनीति यहाँ से शुरुआत होगी। और जिस दिन मैंने कहा ओबीसी की राजनीति शुरुआत होगी, उस दिन से मैंने कहा लिख के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के दंगों की राजनीति वहां पे खत्म हो। 90 के बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार से दंगों की राजनीति खत्म हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो दंगे करने वाले थे, ओबीसी और मुसलमान दंगे करने वाले थे, हाथ मिला दिए और सत्ता में बैठ गए, और आज भी सत्ता में बैठे। ऐसी एक परिस्थिति। इस दंगों की राजनीति के बाद क्या हुआ? बम ब्लास्ट की राजनीति यहां पे शुरुआत हुई। बम ब्लास्ट की राजनीति यहां पे शुरुआत हुई, और उसी का सिलसिला आज हम लोगों को दिखाई देता है। मैं समझता हूं कि आज भी एक नए मोड़ राजनीति यहां पर ले सकती है। ऐसी एक परिस्थिति है, और उस राजनीति के मोड़ को एक नया मोड़ अगर देना है, तो मुसलमानों को अपना मुस्लिम उम्मीदवार चुनना चाहिए। वो जिस दिन पार्लियामेंट में चले जाएगा, उस दिन यहाँ की राजनीति बदलना शुरुआत होगी। आप इसको याद रखें। आज हम लोग ने एक प्रेशर बनाया, वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुसलमानों को उम्मीदवारी देते हुए एक प्रेशर बनाया है, और प्रेशर देके ये कहा है कि भैया जो वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 लाख वोटर जो है, वो 2 लाख वोटर जो है वो अफजल दाऊदानी को पैसे मिलेंगे कि पार्टी के उम्मीदवार होने से पार्टी का वोट पार्टी को ही जाएगा। लेकिन अगर मुस्लिम समाज अगर वोट देता है, तो मान लीजिए ये बदलाव की राजनीति यहाँ पे शुरुआत होगी। और उसके बीच में अगर दाऊदानी अगर जीत भी जाते हैं, तो आप राजनीतिक दलों पर मजबूर करोगे कि मुस्लिम को भी उन्होंने उम्मीदवारी देनी चाहिए। ये एक नई व्यवस्था आप यहाँ पे शुरुआत। शिवसेना वाले जो है वो यही प्रचार करेंगे कि भैया आपने अगर अफजल दाऊदानी को उम्मीदवारी दी तो बीजेपी जीत के आएगी, एकनाथ शिंदे जीत के आएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन के बाद आप बीजेपी के साथ जाओगे या नहीं जाओगे? ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल यहाँ कुछ मुस्लिम संगठनों ने खड़ा किया हुआ है। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम जो है, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि भी आप वोट चाहते हो तो हम देने के लिए तैयार,
ऐसा नहीं कि हम देने के लिए तैयार नहीं, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन लिखित दीजिए कि आप 5 साल के लिए चुन के आने के बाद बीजेपी के साथ में जाओगे। दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूं, ये सवाल जो है मुझे जब महाविकास आघाड़ी में बुलाया था तब मैंने इस सवाल को उठाया था कि भैया अपन जीत के आएंगे तो सेक्युलर वोट के माध्यम से जीत के आएंगे, सेक्युलर वोट के माध्यम से हम लोग जीत के आएंगे, और सेक्युलर माध्यम के वोट से अगर जीत के आएंगे तो इसको हम लोग को आश्वासित करना होगा कि भैया ये 5 साल के लिए आपने हमको जिता दिया है, हम आपको आश्वासित करते हैं कि 5 साल तक हम बीजेपी के साथ में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। सवाल ये रहा कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी को लेना है तो ये लिखित देना होगा, लिखित देना नहीं है, इसलिए क्या करना है कि वंचित बहुजन आघाड़ी को जो है आघाड़ी से ही बाहर कर दो, अलायंस से ही बाहर कर दो, और हम लोग का अलायंस से बाहर करवा दो। मैं एक समझता हूं कि अलायंस के बाहर करने के बाद जो हम लोग को मौका मिला, यहाँ की उम्मीदवारी खड़ा करने का मौका मिला, मैं समझता हूं कि हम लोग ने एक चैलेंज यहाँ के राजनीतिक दलों के सामने खड़ा किया है कि वह मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे भी सकता है और ला भी सकता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे वोट दिया तो मैं यही कहूंगा कि जो पिछली बार हम लोग ने औरंगाबाद में किया, इमाम के साथ में बैठे हुए इम्तियाज जलील को जो हम लोग ने वहां पे जीता, 9 बार कांग्रेस जो नहीं कर पाई, राष्ट्रवादी नहीं कर पाई, एक ही झटके में जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ने सेना का उम्मीदवार हराया और एक मुस्लिम उम्मीदवार वहां पर जीता। ये बंबई की राजनीति में भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे औरंगाबाद के वोटर मुस्लिम वोटर से हमने कहा, वे कम से कम विश्वास तो रखिए। वहीं मुझे पूछ रहे थे प्रकाश भाई वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने कहा गारंटी तो कोई दे नहीं सकता, गारंटी तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी जबान दे सकता हूं कि जितने वोट वंचित के साथ में हैं उतने वोट आपके कैंडिडेट को वहां पर मिलेंगे। मैं आज वही यहां पर आपसे कहने जा रहा हूं कि जितने वोट वंचित के पास है उतने के उतने वोट दाऊदानी को, जो अफसर दाऊदानी को जो है वो मिलेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ यहां पर कह रहा हूं, और इसलिए घबराहट शुरुआत हो गई और इसलिए ये प्रचार चल रहा है कि बीजेपी जीत के आएगी। मैं शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो संगठन है उनसे भी मैं पूछता हूं कि भैया जब आपने बीजेपी के खिलाफ हो, ऐसे बता रहे हो, तो लिखित देने में एतराज क्या है? आप जब बीजेपी के खिलाफ हो तो आपको लिखित देने में एतराज क्या है? उस मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम को आपको लिखित देने में एतराज किया। जब आप लिखित देने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं तो भी आपकी अंदरूनी गुफ्तगू वहां पर शुरुआत हो चुकी है और आप वहां पर जाने की कोशिश वहां पर कर रहे हो। मैं ये कहूंगा मुस्लिम समाज से कि आपको किसी पे निर्भय होकर राजनीति नहीं करनी, आपको जो है किसी पर निर्भय होकर राजनीति नहीं करनी, आपको अपनी ताकत दिखानी। जिस दिन आपने अपनी ताकत दिखा दी, मैं कहूंगा कि उस दिन से यहाँ के राजनीतिक दल जो है वो बदलना शुरुआत होंगे, और जो मुस्लिम उम्मीदवार आज नहीं दे रहे हैं वो कल जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा उनमें उनके लिस्ट पे मुस्लिम उम्मीदवार के नाम होंगे। आप इस पे याद रखिए। और इसलिए कई चीजें हैं कि जिसके हम लोग बातचीत कर सकते हैं। यहाँ की सरकार जो है अगले 24 और 29 तक क्या करेगी, अगर आपको सुनना है तो मैं जरूर यहाँ के मुसलमानों से कहूंगा कि उस YouTube को आप सुनिए। जो निर्मला सीतारामन है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके पति है परकला प्रभाकरन, उसके पति है, उनके एक YouTube है, 15 दिन पहले की YouTube है, और उस 15 दिन पहले के YouTube पे उन्होंने अगर बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आते 2024 से 2029 तक इनका कार्यकाल कैसे होगा, ये क्या क्या करने जाएंगे,
उसका विवरण उन्होंने दिया है। सिर्फ मैं मुसलमानों के हद तक अगर बात कहूं तो उन्होंने जिक्र गोधरा का किया है और उन्होंने जिक्र मणिपुर का कहा है। तो लोगों ने उससे पूछा कि आप इस दोनों का दाखला क्यों दे रहे हो? तो उसने ये कहा कि यहां की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और डिक्टेटरशिप शुरुआत हो जाएगी। यहाँ की डिक्टेटरशिप शुरुआत हो जाएगी, हुकुमशाही शुरुआत हो जाएगी, और जिस दिन हुकुमशाही शुरुआत होगी उसको स्टेबल करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए समाज को अनस्टेबल करना होगा, समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा करना होगा। और जब तक समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा तब तक ये जो डिक्टेटरशिप जो है उसको स्टेबलाइज करने का मौका मिलेगा। ऐसी एक परिस्थिति है। अब ये जो शख्सियत है ये दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट है, सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन इंसानियत अभी भी जिंदा है। और इंसानियत जिंदा होने की वजह से उन्होंने यहां के वोटर को, मतदाता को आगाह कर लिया है कि भाई बीजेपी को वोट देने के पहले इस बात पर आप गौर करो, आप दंगा फसाद चाहते हो या शांति चाहते हो। अगर दंगा फसाद चाहते हो तो भारतीय जनता पक्ष को वोट दीजिए। आप शांति अगर चाहते हो तो मैं कहूंगा कि आपको अफजल दाऊदानी को यहां पर वोट देना होगा। ऐसी एक परिस्थिति है। आज के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस आघाड़ी में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं आपको ये आके कह रही है कि शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं अरविंद सावंत, उनको वोट दो, ऐसे कांग्रेस कह रही है आपसे। कांग्रेस वाले मुझसे कह रहे हैं कि हमारा सैंडविच हो चुका है। तो मैंने कहा मैं आपको आगाह कर रहा था कि आपका सैंडविच हो रहा है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। आज यही दिखाई देता है कि जो डर हम लोग व्यक्त कर रहे हैं वही डर कांग्रेस महसूस कर रही है, वही डर एनसीपी में महसूस कर रही है कि इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद उद्धव ठाकरे की सेना जो है ये बीजेपी के साथ जाएगी, और इसलिए कांग्रेस वाले जो है वो सेना को वोट दो ऐसे कहने के लिए कहीं भी आ नहीं रहे। मैं आप लोगों से आगाह करता हूं, कांग्रेस की नोकझोंक हमारी चलती रहेगी, कांग्रेस के साथ में हम लोग की नोकझोंक चलती रहेगी, क्योंकि एक ही तरफ के हम लोग, उस तरफ जा नहीं सकते। कांग्रेस भी जा नहीं सकती और हम लोग भी जा नहीं सकते। कांग्रेस हम लोग क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनके चंगुल से 70 साल पहले हम लोग बाहर निकले, संविधान आया इसलिए हम बाहर सके, इसलिए हम लोग की आजादी है, हम लोग की आजादी बरकरार रखना है तो हम लोग को बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ दो हाथ लड़ना होगा, उनको विरोध करते ही रहना होगा। और इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के साथ में हम लोग की नोकझोंक चलती रहेगी, लेकिन एक बात की मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर आपको अगर कहती है कि अरविंद सावंत को वोट दो तो ही वोट अरविंद सावंत को वोट दो। जब तक कांग्रेस नहीं आके कहती है तब तक आपका मन बना लो कि आपको जो है अफजल दाऊदानी को ही वोट देना है और हम अपने को ही वोट देंगे। ये मेरे ख्याल से हम लोग ने मन बनाना चाहिए। मैंने जैसे कि 544 सीटें हैं बीजेपी को हराने के लिए, इन 4 सीटों को निकालो, 540 सीटें बचती है, उन 540 सीटों में आप बीजेपी को हराइए और ये माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट है इन कैंडिडेटों को जिताइए। यही मैं आपसे ऐलान करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि जो गैर प्रचार चल रहा है, वो गैर प्रचार चल रहा है, उसकी वजह भी हम लोग ने समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस देना नहीं चाहती, मैं कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी मजबूरियां आपके सामने रख रहा हूं। कांग्रेस की मजबूरी है, सोनिया गांधी के खिलाफ इंक्वायरी चली है, राहुल गांधी के खिलाफ इंक्वायरी चली है, खड़गे जो है उनके खिलाफ इंक्वायरी चली है, आधा डजन कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर है उनकी इंक्वायरी चली है,
सवाल ये है कि वो अपने आप को बचाएंगे, ये आपका प्रचार करते रहेंगे। जब तक वो अपने आप को बचाते नहीं, तब तक वो दूसरों की लड़ाई लड़ नहीं सकते। जब तक वो अपने आप को बचाते नहीं, तब तक वो दूसरों की लड़ाई यहाँ पे शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और इसलिए उनकी मजबूरी है, और मजबूरी की वजह से ही मैं आज कह रहा हूं कि कांग्रेस वाले जो है वो अरविंद सावंत को या बीजेपी या उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार है उनको वोट दो, ऐसे प्रचार के लिए वो आज तक बाहर निकले नहीं है। ऐसी परिस्थिति है। हो सकता है कि कल जबरदस्ती उनको ले आए, कल हो सकता है कि जबरदस्ती उनको ले आए और कहे कि भैया हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़बानी बातें होगी, दिल की बातें नहीं होगी। ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए हम लोग को कुछ बातें समझनी चाहिए और कुछ बातों पर हम लोग को ऐलान करना चाहिए। मैं आज आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आपके दिमाग से बीजेपी को हराना ये निकाल दो, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए निकाल दो। बाकी के कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर मुस्लिम समाज जो है वो बीजेपी को हराने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि वहां मुस्लिम कैंडिडेट है ही नहीं। यहां जो एक मुस्लिम कैंडिडेट है, और इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूं कि आप अगर अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दोगे तो यही सवाल अगली बार पूछा जाएगा कि आपने जब अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, अपने समाज के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, अगर हमने उम्मीदवारी दी तो आप कहां से दोगे? ये शक जो है हम लोग अपने ही कर्तृत्व से पैदा कर रहे हैं। ऐसी एक परिस्थिति है। उदाहरण आपको यही देंगे कि वंचित ने जो है औरंगाबाद में एक मुसलमान कैंडिडेट को जिताया था। आपके सामने एक एग्जाम्पल था, दाऊदानी भी जीत सकता था, लेकिन आपने उनको वोट नहीं दिया। और इसलिए हम आप पे विश्वास नहीं करते कि आप एक अगर हमने मुसलमान कैंडिडेट दिया तो आप उसको वोट देंगे। ये जो शक की भावना जो है, ये शक की भावना हम लोग ही पैदा कर रहे हैं, और कोई पैदा नहीं कर रहा। ये शक की भावना हम लोग ही पैदा कर रहे हैं, दूसरा और कोई पैदा नहीं कर रहा है। और इसलिए ये जो शक की भावना जो है, इसको हम लोग को खत्म कर, मैंने जैसे कहा। और पिछले इलेक्शन जो आज मतलब चौथे फेज का जो इलेक्शन हुआ, ये पांचवें फेज का इलेक्शन होने जा रहा है। 50% के ऊपर वोटिंग नहीं हो रहा है। तीन 3,80,000 मुस्लिम वोटर है। मैंने जैसे कहा कि पार्टी के जो है 2 लाख वोटर दाऊदानी को मिलेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। अगर बिना सोचे और तय कर लिया कि अफजल दाऊदानी को वोट देना है, और 3 लाख वोट अगर मिल गया तो उनको 5 लाख वोट मिल गए। पिछले बार अरविंद सावंत जो जीते थे उनको 4 लाख ही वोट थे। आपका कैंडिडेट निकल सकता है, इतनी आपने दिमाग में लेना चाहिए। और इसलिए अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि नेगेटिव सोच जो है, नकारात्मक सोच जो है, उसको हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी के निकालो। नकारात्मक सोच जो है उसको निकालो, और जो पॉजिटिव सोच है, जो हकीकत है, और हकीकत की सोच है कि अगर हमने अफजल दाऊदानी को वोट दे दिया तो मैं मान के चलता हूं, और मुसलमानों ने तय कर लिया कि वोट देना है, तो मैं मान के चलता हूं कि बंबई से एक मुस्लिम कैंडिडेट हम लोग यहां पर जिता सकते हैं, और साउथ बॉम्बे से वो जीत सकता है। ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए मैं आपसे ऐलान करता हूं, कुछ लोग गलत प्रचार करने भी आएंगे, बहकाने भी आएंगे, उन पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं रखना। उनकी किसी बातों को सुनना नहीं। उनसे इतना ही कहना है कि भी आप 450 सीटों पे जाके बीजेपी को हराइए, इस सीट को छोड़ दीजिए, इस सीट को हम जो करना चाहते वो हम लोग वहां पर करें।
और हम लोग करना चाहते ये है कि अफजल दाऊदानी को जिताना है और अफजल दाऊदानी का जो गैस सिलेंडर है वो गैस सिलेंडर पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए। यही मेरे ख्याल से हम लोग की ख्वाहिश होनी चाहिए और यही हम लोग का इरादा होना चाहिए। जब तक हम लोग का इरादा नहीं होगा, जब तक हम लोग खुद तय नहीं करेंगे, जब तक हम लोग खुद तय नहीं करेंगे, तब तक मैं मान के चलता हूं कि यहां की बदलाव की राजनीति आप गली में, नुक्कड़ में, जगह जगह जहां पर अगर मुस्लिम समाज ये कहना शुरुआत करे कि नहीं भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है हम अफजल दाऊदानी को वोट देंगे, तो मैं मान के चलता हूं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5% वोट ऐसा होता है, 5% वोट ऐसा होता है कि जो कहता है जो जीतने वाला है मैं उसी को ही दे दूं, मेरा वोट जाहिर क्यों करूं, जो जीत रहा है मैं उसी को दे दूं। और ये 5% वोट अगर अपने पास खींचते हैं गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में, चाय के ठेले पर, होटल में, जहां कहीं भी हो, ये 3-4 दिन के अंदर ये कहना चाहिए कि हमारा वोट जो है वो समाज के कैंडिडेट को है, दाऊद अफजानी को है। और ये बात अगर आप करोगे तो मैं मान के चलता हूं कि गैस सिलेंडर जीतेगा, गैस सिलेंडर जीतेगा, गैस सिलेंडर जीतेगा। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। जय हिंद।